वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक का यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो के लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से, आप वहां पर जाकर एक साथ सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 5 माह के करंट अफेयर्स का वीडियो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांव में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने का घोषणा किया है। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 गांव में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जून से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को देख लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया गया, यानी कि विश्व दूध दिवस मनाया गया। और आज है 2 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस। ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ों को मैं अपडेट करता चलूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं। इससे करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत जो हम आप लोगों को 5 बिहार जीके के प्रश्न आपको बताते हैं, तो इसके तहत यहाँ पे हमारा आज का जो पहला प्रश्न है ये है कि बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय टेलर किस शहर का कमिश्नर था। तो 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय विलियम टेलर ये पटना का कमिश्नर था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पटना। उसका हमारा दूसरा प्रश्न है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे। तो ये महावीर नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो पटना में भवानी मंदिर की स्थापना का श्रेय भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो मनेंद्र नारायण राय के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 50वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। यह प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर ज्ञान साहा, इसका सही आंसर है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में मानसून के प्रभाव को देखते हुए बिहार के कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए बिहार में मानसून का आगमन होने वाला है, तो इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के 18 जिलों में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पर इस बार बता दूं कि हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरी बिहार के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष 12 से 13 जून को किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते मानसून बिहार में प्रवेश करेगा। यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हालांकि एक प्रश्न जो कि भारत से संबंधित है, जो कि भारत में मानसून कहां से प्रवेश करता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारत में जो मानसून का मतलब कि एंट्री होता है, भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है वो केरल से होता है, ये भी बात आप ध्यान रखेगा। हालांकि इस वर्ष 2021 का बिहार के अगर मानसून की बात की जाए तो ये 12 से 13 जून को किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी में यहाँ पे हमारा आगे है कि प्री मानसून के दौरान बिहार में पिछले 8 वर्षों में इस साल सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी कि इस वर्ष 2021 में पिछले 8 वर्ष के मुकाबले ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। चलिए और फिर आगे है कि प्री मानसून के दौरान राज्य में औसतन 81.7 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी कि प्री मानसून कहने मतलब कि मानसून से पहले तो 81.7 मिलीमीटर औसतन बारिश होती है। लेकिन इस वर्ष प्री मानसून के दौरान यानी कि 1 मार्च से लेकर के 31 मई 2021 तक राज्य में 267.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 227% ज्यादा है, 27% ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा 227% ये ज्यादा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये जो आंकड़े हैं इसे आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। इस तरह के आंकड़े आपसे एग्जाम में, खास करके जब आप स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप में से ही किसी ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने आपको यास तूफान के बारे में बताया था कि यास तूफान को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो उसमें से एक लड़के ने कमेंट किया था जो कि बहुत गलत तरीके से लिखा गया था, कुछ बातें जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसे चीज़ों से आप बचेगा। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें जो भी करंट अफेयर्स घटित होती है सारे के सारे मैं बता देता हूँ।
हूँ। ऐसा नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी जाके मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी प्रश्न आपको बताया जाता है सभी को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, मुझ पर आप भरोसा रखिए, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से बेहतर हो जाएगी। और ध्यान रखिए एक बात कि आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो सभ्यता कहाँ झलक रहा है? आप जब इस प्रकार के कमेंट करते हैं तो आपके अंदर वो सभ्यता कहाँ झलक रहा है? आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप कहाँ हुई है? जब आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी में लगे हैं, तो आप कैसे इसमें सफलता पाइएगा? तो अपने अंदर एक पर्सनैलिटी को बिल्ड कीजिए, अपने आप को समझिए कि मैं अभी से ही ऑफिसर बन गया हूँ। तो इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखिए कि अपनी मर्यादा को किसी को नहीं भूलना चाहिए। सामने वाला गलत बोल रहा है तो अब जाके आप उसे कह सकते हैं, लेकिन कहने का भी एक लहजा होता है, किस तरह से कहा जाता है। हालांकि मैंने वहाँ पे जो बताया था वो यास तूफान के बारे में बताया था, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। देखिए, किसी को गलत कहने से पहले अपने अंदर आप झांक के देखिए, उसके बाद किसी को गलत कहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में 15 जून से समाप्त हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के बाद अब पंचायत के कामकाज का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? जब ये घोषणा हुआ था, मतलब कि 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अभी मतलब इसका जो संचालन किया जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा परामर्शदात्री समिति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न जो भी मैं बताता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि कोरोना महामारी के बीच 15 जून से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर अगला चुनाव होने तक पंचायत के कामकाज से संचालन के लिए राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन करने का फैसला लिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो मतलब इसमें फैसला लिया गया है, ये पंचायत के जो मतलब कि कामकाज का संचालन होगा ये परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया जाएगा। और इसमें और आगे लिखा गया, यह परामर्शदात्री समिति कैसे काम करेगी और इस समिति में कौन होगा, इसका फैसला अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। जब ये होगा सारी चीजें, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी जो है ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की जो मतलब चौहद्दी है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य हैं। अगर वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा होती है ये नेपाल के साथ होती है, तो ये आप ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी ध्यान रखेगा। आगे है कि राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और जिस समय झारखंड इससे मतलब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड 40% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब बिहार की प्रथम राजभाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, बनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको बिहार से संबंधित याद रखनी है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कितने जिलों में 10-10 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 जिलों में ये बनाया जाएगा 10-10 बेड का आईसीयू। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ ये आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में बिहार सरकार कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों को, ये ध्यान रखना आपको, ये बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो तीसरी लहर के दौरान बच्चों के संक्रमण के बचाव व इलाज के लिए 27 जिलों में 10-10 बेड का आईसीयू बनाने का निर्णय किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये जिलों की संख्या है 27 जिलों में 10-10 मतलब कि आईसीयू बेड बनाने जाने का निर्णय अभी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ये आईसीयू जिला अस्पतालों या फिर संबंधित जिलों के मतलब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए जाएंगे। और फिर यहाँ पे आगे है कि इसके अलावा सभी जिलों में 10 से 20 बेड का सीपीसीयू यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाए जाएंगे और इसके लिए 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। ये 27 जिलों में ये प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सो हमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस के 19वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फायर इन द माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस के 19वें संस्करण के लिए ऑडियंस अवार्ड का खिताब फायर इन द माउंटेन्स ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके निर्देशक अजीत पाल सिंह है, जो कि इनका डेब्यू फिल्म था और कोरोना संक्रमण के कारण इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। और फिर यहाँ पे आगे है कि जिसमें इस साल के समारोह में कुल 40 प्रभावशाली फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था और भारत में मतलब इसे पहली बार आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। इस फिल्म का निर्देशक जो है ये महत्वपूर्ण है, अजीत पाल सिंह, इनका मतलब कि ये डेब्यू फिल्म था और ये आप याद रखेंगे। आप जो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं यही है फायर द माउंटेन्स, ये जो फिल्म है इसका ये पोस्टर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। ये 19वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा झांग होंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये चीन के रहने वाले हैं झांग होंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 46 साल के चीनी नागरिक झांग होंग ने नेपाल की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है और इसी के साथ वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले तथा दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है झांग होंग, जो कि चीन के रहने वाले हैं। और आगे है कि 21 वर्ष की आयु में वह अंधा हुए थे और पिछले 25 साल से नेत्रहीनता के शिकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से मतलब कि इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस रास्ते से चला, तो नेपाल की तरफ से चला और ये चीन के रहने वाले हैं। इनका जो नाम है ये झांग होंग है और ये पिछले 25 साल से नेत्रहीनता के शिकार हैं और ये दुनिया के मतलब कि तीसरे तथा एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपसे जो टारगेट दिया था 450 लाइक का टारगेट दिया था और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने 450 नहीं बल्कि 500 लाइक से भी ज़्यादा लाइक वीडियो को किया है, पिछले वाले वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में फिर से आपको 450 लाइक का टारगेट देता हूँ। आप इस वीडियो में अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो में भी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसलिए मतलब इतना मेहनत करता हूँ कि आप एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो बस आपसे एक लाइक और कमेंट की अपेक्षा रहती है, जिससे कि मतलब हमारे मोटिवेशन को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट जरूर क्या कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होंगे। तो अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया और घोषणा के अनुसार अरुण कुमार मिश्रा अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही महेश मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने की भी मंजूरी मिला है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अरुण कुमार मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जस्टिस HL दत्तू के पिछले साल दिसंबर में रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का जो पद था वो पिछले 6 माह से खाली था। तो अभी हाल ही में इसकी मतलब घोषणा की गई है कि अरुण कुमार मिश्रा इसके मतलब कि अध्यक्ष बनेंगे NHRC की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो बात आई है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे NHRC का जो फुल फॉर्म होता है ये महत्वपूर्ण है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में कहा जाता है। तो इसके बारे में बता दूं कि यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसकी स्थापना को आपको याद रखना है, ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और 12 अक्टूबर 2018 को स्थापना के 25 वर्ष इसके पूरे हुए, यानी कि NHRC के मतलब कि 25 वर्ष 12 अक्टूबर 2018 को ये पूरा हुआ। ये प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर आगे है कि यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी मतलब मानवाधिकारों के जो मतलब कि दिए गए हैं प्रावधान जिसमें किए गए संविधान के तहत, वो मानवाधिकारों में जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकारों की रक्षा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है।
और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें कि एक सदस्य सहित कुल सात सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सहित, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, यानी कि मतलब कि कुल मिला के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आगे है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या फिर 70 वर्ष की उम्र तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का पूर्ण अधिकार होता है, अर्थात इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आई होप कि यहाँ से सारी चीजें मैं आपको मतलब बता चुका हूँ और प्रश्न जो पूछे जाएंगे शायद यहीं से पूछे जाएंगे, जो भी एनएचआरसी से प्रश्न होंगे यहीं से पूछे जाएंगे और यहाँ से मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपके सारे प्रश्न बन जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में बता दूं कि अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो केवल और केवल 399 रुपये में ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे पूरे 1 वर्ष के लिए। टेस्ट सीरीज और पूरे 12 माह के करंट अफेयर्स है, संपूर्ण बिहार जी के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष का वार्षिकांक करंट अफेयर्स और यहाँ पे इतिहास के कुछ पीडीएफ है, वो सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको इस पेड ग्रुप पे मिलेगा। और जो फी है आपको 399 रुपये पे करना है, जो कि 1 साल के लिए होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, कॉल पिकअप नहीं किया जाएगा। जब भी आप लोग मैसेज करेंगे ध्यान रहे pre21 लिख के ही मैसेज करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे है कि कार लोन में गड़बड़ी को लेकर इसे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन माना गया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एचडीएफसी बैंक पर भी 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात आई है यहाँ पर रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ चीजें उन्हें देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये प्रश्न ऐसा है कि कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरबीआई की स्थापना को आपको याद रखना है, ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। और रिजर्व बैंक का जो यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और आगे है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है, जो आप इस इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोगो है आरबीआई का, जो कि ताड़ का पेड़ और बाघ इसका लोगो है, ये प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय ये मुंबई में है। अभी वर्तमान में से गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल की जगह पे है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो ये जो फैसला लिया गया अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उच्च विद्यालय और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का मतलब फैसला किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च विद्यालय यानी कि हाई स्कूल और कॉलेजों में यह पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा आपदा प्रबंधन एक विषय के तौर पर। तो ये भी हाल ही में घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है, नवीन पटनायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन देश घोषित हुआ है। तो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत में एफडीआई 19% बढ़कर 59.64 अरब डॉलर के बराबर रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जिसमें कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर घोषित हुआ, यानी कि पहले स्थान पर जो है ये सिंगापुर है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर सिंगापुर है। और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और मॉरिशस है, यानी कि अमेरिका जो है ये दूसरे स्थान पर है, मॉरिशस जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एफडीआई का फुल फॉर्म बता दूं, तो एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे आप याद रखेंगे। देखिए, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कहलाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा हाल ही में कमीशन किया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज सजग को भी हाल ही में मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया। अब इसके बारे में यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कमीशन किया है और सजग 105वें अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में तीसरा है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये तीसरे स्थान पर है 105वें अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में। और आगे है कि यह पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित है, यानी कि इस जहाज का जो निर्माण हुआ है ये भारत में हुआ है। जैसे कि आगे है लिखा कि जिसे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया, यानी कि पूर्णतः ये स्वदेश निर्मित है और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से सजग के बारे में आपको याद रखना है, जिसे अभी हाल ही में मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा कमीशन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 6 बार की विश्व चैंपियन भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने दुबई में, यहाँ पे ने होगा, मे नहीं होगा बल्कि ने होगा, तो मैरी कॉम ने दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किग्रा भार वर्ग में कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे, ये ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे से हारने के बाद रजत पदक जीती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। तो एशियाई चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा रजत है, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले 2008 में रजत पदक जीती थी और इसके अतिरिक्त उन्होंने 2003, 2005, 2010, 2012 और 2007 में विश्व चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम किया था, यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। एशियाई चैंपियनशिप में ये इनका दूसरा रजत पदक है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार की किस जिले में स्थित है? इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो सारे के सारे मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसका आंसर आपको याद होगा, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो आप लोगों के डिमांड में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संडे टेस्ट सीरीज लाया गया है, इसका वीडियो पिछले संडे को चैनल पे अपलोड हुआ है, वहां पर आप जाएं देखें इस वीडियो को। ये हूबहू आपको एग्जाम वाले फीलिंग देगा। यहाँ पर आपका एकदम से लगेगा आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में, मतलब इस पीडीएफ नहीं बल्कि इस जो वीडियो जो चैनल पे अपलोड है वहाँ पर आपको वीडियो में टाइमर सेट है, वहाँ पर आप समय के साथ मतलब इस टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर ये सारी मतलब चीजों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।